और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हाथरस में हिंसा के साजिश को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि भीम आर्मी के बैंक खातों की जांच की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जांच का एंगल भीम आर्मी की फंडिंग से जुड़ा हुआ होगा। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाएंगी कि क्या भीम आर्मी को किसी दूसरे संगठन से फंडिंग की गई और अगर पैसे मिले तो इसका मकसद क्या था। शक है कि जातीय दंगे के साजिश में शामिल रही पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को फंड दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि भीम आर्मी की फंडिंग में हो सकता है पीएफआई की तरफ से फंड दिया गया हो। हाथरस में पीएफआई का नाम मुख्य तौर पे सामने आया है, गिरफ्तारियां भी हुई है। अब यह बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर करता हूं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, ये बड़ी खबर है। अगर भीम आर्मी की फंडिंग में पीएफआई का नाम सामने आता है तो बड़ी साजिश यहां हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है हमें, उसके मुताबिक ये जो आप बात कह रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, वो सच है। लेकिन इसको साबित करने के लिए तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भीम आर्मी तो जो भी संगठन है, भीम आर्मी खुद दावा करता है कि 20 लाख रुपए महीने में वो चंदे से लेता है। तो वो पैसा कैसे उसके पास आता है? क्या पीएफआई जैसी संस्था या कोई दूसरी संस्था उसको फंड कर रही है? फंड क्या हवाला रूट से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना हो? क्योंकि पीएफआई का जो पूरा कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि कहीं से ये बात पता न चल पाए कि वो डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व है। इसीलिए एजेंसियां इस पे जोर शोर से लग गई हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अगर हाथरस की बात करें, तो इसीलिए जांच प्रवर्तन निदेशालय को दी है, जो इसी बात की विशेष एजेंसी है जांच करने के लिए। विदेशों से फंड भारत में आया, भारत में वो कहाँ गया, किस मकसद से गया। तो बिल्कुल इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि भीम आर्मी को जो पैसा मिल रहा है, जो उसका फंड है, उसकी जांच जो है करने के लिए पूरी जोश से तैयारी चल रही है। और इस बात की जांच की जाएगी कि उसको पैसे कहां से आते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या करता है। इसके लिए तमाम एजेंसियां अब जुट गई हैं। और सिर्फ ये भीम आर्मी नहीं, जितने भी ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं जो कहीं न कहीं से अदृश्य होकर के देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो सब के सब रडार पे है, जिसमें कि भीम आर्मी भी रडार पे है एजेंसियों के। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि वो ताकत, जी, पैसे से बहुत बड़ी ताकत आती है किसी भी काम को करने के लिए। वो पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, ठीक है, इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, पूरे बैंक अकाउंट्स को, पूरे नेटवर्क को खंगालने की एक बड़ी तैयारी की गई है। शायद इसीलिए ठीक है प्रशांत, हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से समीर सिंह है और साथ में कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे बने हुए हैं और एलन रॉ, फॉर्मर डीसीपी। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा समीर जी, आपका जिस तरह से नाम सामने आ रहा है कि पीएफआई की फंडिंग हो सकता है भीम आर्मी को हो, सरकार के रडार पे है भीम आर्मी, यह अपने आप में बड़ा खुलासा। एक तरफ हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ फंडिंग का खेल ये पीछे चल रहा है, सियासत पीछे चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस की घटना है उस पर बेटी को न्याय मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम न्याय देंगे और उन्होंने पहले भी न्याय दिया है। बहुत सारी घटनाओं में आप देखेंगे, औरैया के अंदर एक घटना हुई थी तो 30 दिन के अंदर ट्रायल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा दी गई। इस मामले में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे, दोषी गिरफ्तार हैं, ट्रायल होगा, न्याय के अनुसार उनको सजा होगी। लेकिन रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी और कांग्रेस आई के पहले से ही संबंध, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस आई का हाथ पीएफआई के साथ, कांग्रेस आई का हाथ पीएफआई के साथ है। और भीम आर्मी पहले भी बहुत सारे गतिविधियों में, इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा, चाहे सहारनपुर के अंदर दंगा कराने का रहा हो, चाहे और भी एक दो जगह की ऐसी घटनाओं में वो जाति विद्वेष फैलाने का रहा। लेकिन पिछले दिनों जो नया ट्रेंड निकल के आया कि कांग्रेस जैसी पार्टी पीएफआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सुख चैन को खत्म करना चाहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगा भड़काना चाहती है। चाहे वो सीएए को लेके लखनऊ के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता से लेके कांग्रेस के नेता तक इन्वॉल्व थे, गिरफ्तार हुए, जेल गए, प्रियंका वाड्रा उनसे मिलने तक गई उनके घर। ठीक है, मैं आपका जवाब जो है सड़कों पर अभय दुबे जी से ले लेता हूं। अभय दुबे जी, का काम कांग्रेस और पीएफआई के लोगों ने किया। समीर जी सीधा सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं
कि ना सिर्फ भीम आर्मी बल्कि कांग्रेस का भी पीएफआई से मेलजोल है? ये किस दिन मेलजोल है प्रतीत हुआ आदित्यनाथ जी को, जिस दिन 14 तारीख को एक बच्ची की माँ, जो बिटिया निर्वस्त्र थी, जिसपे माँ ने कहा कि मैंने अपने आंचल से उसको ढक रखा था, आंखों से गर्दन से खून निकल रहा था, और उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी कि नाटक मत करो, उठाकर ले जाओ यहाँ से। या 20 तारीख को जब बिटिया का होश आया और पुलिस गंद्रा को होश आया और 20 को बयान लिए, 22 को वेजाइनल स्वैब लिया और उसके बाद क्लीन चिट दे दी अपराधियों को योगी जी के कहने पर कि कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 में बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है। ना उसका ट्यूबिक हेयर की जांच की, ना नाखूनों के सैंपल लिए, ना कपड़ों के की जांच और उनके डीएनए से मैच किया और एक क्लीन चिट दे दी। और ठीक है अभय जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों के एक बड़े अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में पीएफआई को बैन करने की मांग की गई है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई राजनीतिक सामाजिक फ्रंट की आड़ में देश में साजिश कर रहा है। अभी हाल में ही देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने सरकार को पीएफआई का एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें देशव्यापी विस्तार के बारे में पूरी तरह से बताया गया था। और अब इस खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया, जिसमें सरकार को आगाह किया गया है कि पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। हमारे साथ एलन राव भी बने हुए, इनसे मैं लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले रुक करूंगा हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, अपने आप में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट दी गई है जिसमें पीएफआई को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक बात है। जो सबसे पहले 2006 से अगर आप इसको देखें, इसको मीटर करें, तो दक्षिण भारत में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई ऐसे सामाजिक और राजनीतिक फ्रंट हैं जिसकी आड़ में पीएफआई अपना काम करती है, जिसमें धर्म परिवर्तन से लेकर के किलिंग से लेकर के जहां जहां भी जातीय दंगे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल पुख्ता दावे और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। आगे हम आपके चैनल बात को बता भी सकते हैं। लेकिन धीरे वो बढ़ते बढ़ते अब जो समस्या है वो, जैसा कि हाथरस में नाम आ गया, दिल्ली के दंगे में नाम आ गया, बेंगलोर में नाम आ गया, तो अब जो एक रिपोर्ट जो दी गई है खुफिया विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को, उसमें ये बात कहा गया है कि दक्षिण भारत में तो इनका बहुत ही मजबूत बेस है। उसके अलावा ये अब नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम और उससे आसपास के राज्यों में एक तगड़ा बेस इनका तैयार है, जिसकी इनपुट तमाम एजेंसियों के पास है, जिसको कि शेयर किया गया है केंद्र सरकार से। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में तो इनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है जो बताया गया है रिपोर्ट में कि इनका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक और सामाजिक होता है और उसमें तरह तरह के लोग उसमें शामिल है ताकि उस पर कोई आप सवाल न खड़ा कर सके। लेकिन इसके पीछे जो रिपोर्ट में कहा गया, ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई की सोच तालिबानी सोच, इस बात को बताया गया असल सोच वो है और ये बिल्कुल अपने डेड एंड पे इनका जो मकसद है वो पूरा करना चाहते हैं और हर जगह जहां मौका मिलता है ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मैं अब ये रिएक्शन में एलन राव साहब से भी ले लेता हूं, पूर्व डीसीपी रहे हैं। राव साहब, अपने आप में ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, चाहे फिर हाथरस की बात हो, दिल्ली दंगों की बात हो, हर जगह पीएफआई का नाम सामने आता है। अब कितना वक्त लगेगा पीएफआई पर बैन लगाने, क्योंकि रिपोर्ट दी गई है सरकार को, साफ तौर से बताया गया कि पीएफआई अब देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और इसके साथ सिस्टर कंसर्न इसकी है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, ये कैंपस वाले स्टूडेंट्स को मिलाकर और ये पीएफआई का एक प्रकार से प्रोपेगेंडा एक ऐसा चल रहा है, इनको फंडिंग हो रही है बाहर से। और दिल्ली दंगों में भी जो फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में इसका नाम आया है, चार्जशीट में इनके लिए इनका रेफरेंस है। और अभी भी हाथरस के मामले में जैसा अभी आप देख रहे हैं पीएफआई का अहम रोल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके खिलाफ एक रिकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि इनको बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। मैं आपको बता दूं बैन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। यूएपीए एक्ट
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश विरोधी ताकतों को मजबूत करती है और हमारी यूनिटी और अखंडता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के सबूत उसमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ रिकमेंडेशन की जाती है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और उसके बाद कैबिनेट में डिसाइड किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको बैन किया जाए। यूएपी एक्ट के जो शेड्यूल है उसमें अभी तक 35 से 40 के लगभग ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसका नाम इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया गया। हो सकता है गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी इसको बैन कर दे, और बोर्ड बैन करने के बाद में इसका मेंबर होना भी एक बहुत बड़ा अपराध होगा यूएपी एक्ट में, और उसमें कार्रवाई होगी। ठीक है अभय दुबे जी, आपका रिएक्शन क्या? पीएफआई पे बैन लगना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खतरा बन गई है देश के लिए। मुझे बताइए ना, कर्नाटक के चुनाव में भी खूब कहा था पीएफआई आतंकियों से फंडिंग ले रही है। अभी अच्छा चलिए, आपने न्यूज 24 ने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी चलाई थी सूत्रों के हवाले से, दिल्ली में के दंगों में पीएफआई का हाथ, और आपने तो ये तक कहा था कि सिंडिकेट बैंकों के अकाउंट में पैसा आया। ये सूत्र ही क्यों? ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेती? खुलासा करिए ना किस अकाउंट में पैसे आए। सरासर साफ झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया यूएपीए के तहत? जब अगर इनको लगता था कि आतंकी संगठन, 6 साल से मैं सुन रहा हूं एक ही रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि अपनी नाकामी पर जब भी पर्दा डालना होता है, ठीक है, तब अब कोरोना तक को सुनिए, मौलाना साद कहां है पूछिए जरा बीजेपी वालों से। खूब प्रोपोगंडा करा, जमातियों ने फैला दिया मौलाना साद गिरफ्तार होगा, मौलाना साद यहाँ है। ठीक है, मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं, आप बीजेपी से लेता हूं। समीर जी, सीधा आरोप आप पर। अगर आपके पास सबूत हैं, पुख्ता जानकारी है, आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों को गिरफ्तार करिए और सीधा बैन लगाइए और सीधा अकाउंट खाते बताइए कि किस किस के खाते में कितना गया। भीम आर्मी के खाते में कितना गया? आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उनके खाते में कितना गया? आरोप लगाने से नहीं होगा, सबूत आपको सामने पेश करने होंगे। देखिए, सबूत पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा, एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। हम पीएफआई पे तो बैन लगा देंगे, हमने सिमी पे बैन लगाया, लेकिन हम कांग्रेस के कृत्यों पर कैसे बैन लगाएं? आप दिल्ली की घटना देख लीजिए, आप दिल्ली की घटना देख लीजिए। मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर शहीद हुआ था, 3 आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे गए थे। जो आतंकवादी मारे गए वो आजमगढ़ के संजरपुर के रहने वाले थे, और सोनिया जी दुखी हो गई थी और दिग्विजय सिंह जी आजमगढ़ के संजरपुर चले गए। ठीक है, मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि जो भी देश की सुरक्षा के लिए, जो भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उस पर बैन लगना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बेटी के इंसाफ की बात होती है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे फंडिंग का ये खेल, साजिशों का ये खेल, सियासत का ये खेल, इनका भी खुलासा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।